आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। रफा में इजराइल ने किया सीज फायर वायलेशन, हमले में 1 की मौत, कई जख्मी। 15 महीने की जंग से हुए नुकसान और मौतों पर आई गजा की अपडेटेड फिगर्स। गजा में हुए कत्लेआम की सच्चाई पर दुनिया हैरान। वेस्ट बैंक में बढ़ रहे हमले, एक और गजा बनने का है डर। यमन के हुतीज ने आखिरकार 14 महीने बाद छोड़े कब्जा किए जहाज के क्रू मेंबर्स। गैलेक्सी लीडर जहाज साथ ले गए थे हुतीज। ईरान छू रहा आसमान, स्पेस में एक और सैटेलाइट भेजने का प्लान। और जंग रुकवाने का वादा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप पलटे, यूक्रेन को रूस के खिलाफ और हथियार देने का ऐलान। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। 22 जनवरी 2025 है आज। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। शुरुआत करते हैं दुनिया भर की खबरों की और ये सफर तफसील से। दोस्तों, आपको याद होगा कल मैंने आपको गजा में इजराइल के हमलों से हुई तबाही के कुछ फिगर्स दिखाए थे, अब से कुछ घंटे पहले। अब गजा से आई एक रिपोर्ट में कुछ एडिशनल मालूमात भी सामने आई है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। गजा के गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने इजरायली ऑक्यूपेशन के 470 दिन तक चले जेनोसाइड के की स्टेटिक्स की एक अपडेटेड रिपोर्ट रिलीज की है जो अक्टूबर 7, 2023 से जनवरी 18, 2025 तक के नुकसान बताती है। ये की स्टेटिक्स हैं, बाकी नुकसान तो पूछिए मत। अहम बातें और इनमें से भी हमने अहम चार्ट लिए हैं। जरा आपको सब्र से सुनने की जरूरत है क्योंकि लोग चाहते हैं हम पहले गजा की खबरें दें, तो सुन लीजिए। 470 दिन तक लगातार जेनोसाइड हुआ, रिपोर्ट कहती। पहला पॉइंट। दूसरा, लगातार पढ़ता रहूंगा। 10,100 कत्ल गारत इजरायली ऑक्यूपेशन ने अंजाम दिए। 61,182 लोग शहीद और लापता हो गए। 14,222 लापता अफराद का अब तक हॉस्पिटल से रिकवर होने का कोई डेटा सामने नहीं आया है, यानी ये लापता हैं 14,222। 46,960 शहीद हैं जिनकी बॉडीज हॉस्पिटल ने रिसीव की, इनका डेटा है। कुल 9,268 कत्लो गारत के वाकियों ने फिलिस्तीनी फैमिलीज को टारगेट किया। 2,092 फैमिलीज यानी खानदान मुकम्मल तौर पर मिटा दिए गए, जिसमें 5,967 अफराद शहीद हुए। 4,889 फैमिली सिर्फ एक सर्वाइवर के साथ, यानी फैमिली के एक मेंबर के साथ अब बाकी बची हैं और कोई नहीं बचा इन फैमिलीज में। इन फैमिलीज के 4,889 फैमिलीज के कुल 8,980 अफराद शहीद हुए। 17,861 बच्चे इस पूरी जंग में शहीद हुए, जिनमें 214 नए पैदा हुए बच्चे थे जिन्होंने अभी कुछ ही दिन इस दुनिया में गुजारे थे या कुछ घंटे। 808 बच्चे जो 1 साल से कम उम्र के थे वो शहीद हुए। 44 लोग भूख और माल न्यूट्रिशन से, यानी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से शहीद हुए। रिफ्यूजीज के टेंट में कड़ाके की ठंड की वजह से 8 अफराद मारे गए, जिनमें 7 बच्चे शामिल हैं। 12,316 औरतें शहीद हुई। इजरायली हमलों में 1,155 मेडिकल स्टाफ शहीद हुए। 94 सिविल डिफेंस मेंबर शहीद हुए। 205 जर्नलिस्ट, 736 एड और पुलिस ऑफिसर्स, 520 जिस्म में बनाई गई 520 जिस्म हॉस्पिटल्स में बनाई गई 7 बड़ी बड़ी मुश्तरका कब्रों से बरामद हुए। इन्हें अस्पतालों में ही कत्ल किया गया होगा, शायद ऐसा अंदाजा लगाया गया। 520 बॉडीज बड़ी बड़ी कब्रों में एक साथ जिन्हें दफना दिया गया। कुल 1,10,725 लोग जख्मी हुए जिनका अस्पतालों ने इलाज किया, यानी वो अस्पतालों तक पहुंचे। जो नहीं पहुंचे घायल हैं, कहीं पड़े पता नहीं। 15,000 को लंबे इलाज की जरूरत पड़ेगी, उनके जख्म बहुत गहरे हैं। 4,500 एम्पुटेशंस अंजाम दिए गए, जिनमें 18% बच्चे। एम्पुटेशन मतलब उनके उजू काट दिए, हाथ या पैर, क्योंकि वो बच्चे नहीं थे उनके साथ रखने के। 70% विक्टिम्स बच्चे और ख्वातीन हैं इस जंग के। 400 जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स जख्मी हुए। 220 शेल्टर्स और डिस्प्लेसमेंट सेंटर्स को टारगेट किया गया। गजा के सिर्फ 10% एरिया को सेफ जोन करार दिया गया, 90% को उजाड़ दिया गया। 38,495 बच्चे यतीम हो गए या कम से कम एक मां या एक बाप के साथ रह गए, मतलब मां या बाप में से कोई और, मतलब कोई उससे महरूम हो गए, कोई मारा गया, यार मां नहीं रही या बाप नहीं रहा। 13,901 ख्वातीन बेवा हो गई। 13,901 ख्वातीन। 3,500 बच्चे भूख से मौत के खतरे में हैं। अब के हालात ये हैं, 60,000 औरतें, प्रेग्नेंट औरतें हेल्थ केयर की कमी की वजह से खतरे में हैं,
ये हमने आपको कल भी बताया था। ऑक्यूपेशन ने इजराइल ने 6,600 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनका पता नहीं है। 360 मेडिकल पर्सनल्स को भी उठा ले गई आईडीएफ, जिनमें 3 डॉक्टर को कैद में ही कहा गया कि मार दिया गया, उनकी कैद में ही मौत हो गई। 48 जर्नलिस्ट और 26 सिविल डिफेंस वर्कर्स को भी आईडीएफ ने अरेस्ट किया है। गजा में 20 लाख लोग बेघर हो गए। ये पूरा जंग का डेटा है, एक दिन का नहीं। 20 लाख लोग बेघर हो गए हैं। 1,10,000 टेंट्स खराब हो गए हैं और वो इस्तेमाल के लायक नहीं रह गए हैं। 216 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। 137 स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। फ्यूचर कहां बनेगा पता नहीं, मलबे रह गए हैं बाकी। 357 स्कूल और यूनिवर्सिटीज भी डैमेज हुई हैं, तबाह होने के अलावा डैमेज हुई हैं, जिन्हें मरम्मत की जरूरत है। 12,800 स्टूडेंट्स जंग के दौरान शहीद हो गए। ये पूरा मुस्तकबिल था गजा का जो तबाह हो गया। 12,800 स्टूडेंट्स, 7,85,000 स्टूडेंट्स तालीम से महरूम हो गए, उनके स्कूल ठप पड़ गए, तबाह हो गए। 760 टीचर्स और एजुकेटर्स शहीद कर दिए गए। 150 एकेडमिक्स और रिसर्चर्स को एग्जीक्यूट किया गया, उन्हें मार दिया गया। 823 मस्जिदें मुकम्मल तौर पर शहीद कर दी गईं। 158 मस्जिदों को नुकसान पहुंचा है। 3 चर्च यानी गिरजाघर भी टारगेट किए गए और तबाह कर दिए गए। 19 कब्रिस्तानों को हल्का या पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 2300 बॉडीज गजा के कब्रिस्तानों से चुराई गई हैं, उनका क्या हुआ कोई नहीं जानता। ये रिपोर्ट पूरी मीडिया रिपोर्ट गजा की है, मैं उसी के हवाले से आपको बता रहा हूं। 1,61,600 हाउसिंग यूनिट्स यानी आशियाने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए, उनकी ईंट नीचे आकर गिर गई। 82,000 घर रहने के लायक नहीं बचे हैं, इतने जर्जर हैं अगर कोई जीना चढ़ेगा तो ऊपर की इमारत भी नीचे आकर गिर जाए। 1,94,000 घरों को भी पार्शली डैमेज हुआ है, यानी कि उन्हें मामूली से लेकर मॉडरेट तक नुकसान हुआ है। ये भी मरम्मत के लायक हैं, ऐसे जाना खतरे से खाली नहीं होगा। दोस्तों, इजराइल ने ये सब करने के लिए, इतनी तबाही मचाने के लिए गजा पर 1 लाख टन एक्सप्लोजिव गिराए, 1 लाख टन गोला बारूद और मिसाइल, और ये सब झेल कर भी फलस्तीनी कौम का सर फक्र से तना हुआ है। और दुनिया भर के हथियार गजा में इस्तेमाल करने के बाद भी सीज फायर करने वाले नेतन्याहू और इजराइल को लोग शिकस्त खाया हुआ बता रहे हैं। ये हैरत अंगेज और इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाली फिगर्स एक खौफनाक तस्वीर पेश करते हैं जो 470 दिन के दौरान गजा पर इजरायली कब्जे की ब्रुटैलिटीज और जेनोसाइड का नतीजे हैं। ये स्टैटिक्स किसी भी इंसानी ज़मीर के लिए एक तनबीह हैं और दुनिया भर के इंसाफ पसंद अफराद को भी इस पर गौर व फिक्र करने की दावत देनी चाहिए, या ये फिगर्स खुद ही दावा देते हैं कि आओ मुझे पढ़ो और देखो मेरे साथ क्या हुआ है, मैं हूं गजा की बर्बादी और तबाही का डेटा। अब इन आंकड़ों पर एक सवाल है, ये नंबर्स किस चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं? इंसानियत का नुकसान हुआ है इसकी नुमाइंदगी, क्योंकि मासूम बच्चों, औरतों और बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। ये दुनिया की खामोशी की भी नुमाइंदगी करते हैं और सवाल उठता है कि इतने बड़े जुल्म पर दुनिया की खामोशी आखिरकार क्यों है? ये मजलूम लोगों के मुस्तकबिल की नुमाइंदगी भी करते हैं कि गजा के लोगों के लिए ये हालात उनका मुस्तकबिल और तारीख का नया सफ़ा लिखते हैं जो इंसानी हमदर्दी का तलबगार है, ताकि सारे इंसान आकर गजा से हमदर्दी जताएं, कहें कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे साथ जब गलत हो रहा था हम साथ नहीं थे, लेकिन अब हम तुम्हारे साथ हैं। अब वक्त आ गया है कि इंसाफ और इंसानियत के लिए दुनिया को अमल करना चाहिए और गजा की तरफ मदद का मजबूत हाथ बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, बात यमन के हाउथीज की, क्योंकि ये दूसरी बड़ी खबर है। यमन के हाउथीज ने बुध को कुछ लोगों का मंगल कर दिया। बुध को हाउथीज ने गैलेक्सी लीडर जहाज की क्रू को रिलीज कर दिया, आजाद कर दिया। यह एक व्हीकल कैरियर जहाज था जो नवंबर 2023 में हाउथीज के इजराइल के खिलाफ हमले शुरू करने के बाद रेड सी कॉरिडोर में सीज किया गया था। हाउथीज ने कहा कि जो सेलर्स हैं उनको ओमान के मीडिएशन के बाद रिलीज किया गया है। मतलब ओमान ने कहा, समझाया कि यार बिड़ू मान जाओ, तो हम मान गए। क्रू के 25 अफराद, 25 मेंबर्स में फिलीपींस, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और मेक्सिको के मरीनर्स शामिल हैं। हाउथीज ने कहा है कि उन्होंने इस जहाज को उसका इजराइल से कनेक्शन होने पर हाईजैक किया था। उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल वाटर्स में शिप्स को, जहाज़ों को टारगेट करने का काम शुरू कर दिया, जो सिर्फ गजा स्ट्रिप में हमास और इजराइल के दरमियान सीज फायर के बाद रुका है अब जाकर। हालांकि उन्होंने कहा है कि इजराइल के जहाज़ों पर हम
حملے کرتے رہیں گے. جب تینوں فیز آرام سے عزت کے ساتھ پورے ہو جائیں گے, حملے بند ہو جائیں گے. بہاماس کے جھنڈے والے یہ جہاز, یہ جو ہے آپ کو بتایا جس کے آج کرو کو آزاد کیا ہے, یہ جہاز ایک اسرائیلی بلینئر ابراہم رامی اونگر سے افیلیٹڈ ہے, جو کہ اسرائیل کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک ہے. 2023 میں گیلیکسی لیڈر پر قبضہ جمانے کا ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا ہاؤتھیز کے لڑاکے ہیلی کاپٹر سے گئے, جہاز پر اترے, ادھر سے ادھر خوب ویڈیو شیڈیو بنایا, اس کی ریلیں بنی اور وہ جہاز قبضہ کے لے آئے. پھر انہوں نے اس جہاز کا لا کر حکہ بار بنا دیا تھا. مندی قبضہ کھا رہے تھے, حکہ پی رہے تھے, پارٹیاں شارٹیاں چل رہی تھیں. جہاز ان کے پاس ہے, کرو کو آزاد کر دیا ہے. اب کچھ اور خبریں. اسرائیل نے پھر ایک بار سیز فائر کا وائلیشن کیا, اس بار لیبنان میں نہیں, رفح میں کیا ہے. غزہ میں ایک ڈرون اٹیک کیا ہے جس میں ایک سویلین مارا گیا ہے اور 4 اور لوگ زخمی ہوئے ہیں. غزہ کے رفح میں یہ سب ہوا ہے. ادھر کیا ہوا نہیں پتا, لیکن ادھر حماس اور القسام بریگیڈ کیا کریں گے ابھی تک تو کوئی جواب نہیں دیا ہے, لیکن سیز فائر کا وائلیشن تو ضرور ہوا ہے. میں نیوز ایجنسی کی خبر کہتی ہے کہ UN کے یونائٹڈ نیشنز کے ایک ایکسپرٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل کے نکیل نہ ڈالی گئی, اس کے نال نہ ٹھوکی گئی, اس کے زنجیر نہ باندھی گئی, تو جو غزہ میں ہوا وہ آخری نہیں ہوا ہے. یہ کہانی غزہ سے آگے بڑھے گی, ویسٹ بینک میں بھی ہوگی اور ویسٹ بینک کے آگے تک چلی جائے گی. UN ایکسپرٹ نے اسرائیل کے جینوسائیڈ کو بتایا ہے کہ وہ ویسٹ بینک تک پھیل سکتا ہے. فرانسسکا البانیز نے یہ باتیں کہی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں کہ 10 لوگ ویسٹ بینک میں مارے جا چکے ہیں, ایک اور غزہ بن سکتا ہے, وہ ویسٹ بینک ہو سکتا ہے. if it is not forced to stop, لاسٹ میں وہ کہتے ہیں اگر اس پر نکیل نہ کسی گئی تو یہ غزہ تک محدود نہیں ہوگا. مارک مائی ورڈز, میرے لفظ یاد رکھنا. پریس ٹی وی کی خبر ہے جو بتاتی ہے کہ ویسٹ بینک میں 2000 فیملیز کو جینن شہر چھوڑنے کو کہا گیا ہے. وہی ڈسپلیسمنٹ وہاں دیکھنے کو مل رہا ہے جو دیکھنے کو مل رہا تھا غزہ میں. UNRWA نے رپورٹ دی ہے کہ 2000 خاندانوں کو اسرائیلی فورسز نے باہر نکلنے کا حکم دے دیا ہے. اب یہاں پر تباہی مچنے کے امکانات ہیں. 10 لوگ مارے جا چکے ہیں, لیٹسٹ اپڈیٹ یہی تھی. 11 لوگ مارے جا چکے ہیں, 10-11 ایسی فگرز, کہیں 10 کہیں 11 ہے, اور 35 لوگ زخمی ہوئے ہیں. سعودی عرب نے نئی ایڈ کی کھیپ بھیجی ہے نارتھ غزہ میں. سعودی عرب نے ایڈ کانوائز کو ریزیڈنٹس کے لیے, وہ ریزیڈنٹ جو نارتھ غزہ میں لوٹ رہے ہیں ان کے لیے بھیجا ہے. اور اس ایڈ میں, اس مدد میں نے جو پڑھا اس میں کمبل ہیں, میٹریسز یعنی گدے ہیں, کوکنگ یوٹینسلز کھانے پکانے کی برتن, واٹر کنٹینرز, نیسیسری سپلائز ہیں, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو غزہ کے عام لوگوں کے کام آ سکتی ہے. یہ اب نئے طریقے سے ایڈ, یہ لوگ ابھی رکے ہوئے تھے, غزہ میں کوئی ایڈ نہیں بھیج رہے تھے. اب تھوڑا سا سیز فائر کے بعد آسانی ہوئی تو انہوں نے بھی ایڈ بھیجنا شروع کی ہے. یہ یہاں پر اس اعتبار سے خبریں ختم ہوتی ہیں غزہ اور ویسٹ بینک سے. ایران سے متعلق ایک خبر ہے کہ ایران صرف زمین پر ہی ترقی نہیں کر رہا بلکہ آسمان میں بھی اپنی ترقی کے ستاروں کو ہر روز جڑ رہا ہے. ایران وہ مسلم کنٹری ہے جو سائنس میں بہت ترقی کر رہی ہے. ایران اب کوثر 1.5 سیٹلائٹ یہ جو ہے اپنا ایک 1.5 کوثر نام کا سیٹلائٹ جو ہے, پہلے 1 گیا تھا, اب 1.5 جا رہا ہے. اسے آربٹ میں لانچ کرنے والے ہیں. جہاں تک ہے پہلے یا دوسرے ہفتے میں مارچ 2025 کے یہ لانچ کر دیا جائے گا. کہا تو جا رہا ہے ایگریکلچر کے لیے بڑا یہ فائدہ مند ہوگا, موسم کا اور مارکنگ کا بتائے گا, لیکن لگتا ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی اس سے ہوں گی. فی الحال یہ سیٹلائٹ جانے والا ہے, ایک اور سیٹلائٹ لانچ کرنے والا ہے. اس سے پہلے نومبر میں بھی آئی تھنک کوثر سیٹلائٹ جو ہے وہ ایران نے لانچ کیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کو ابھی امریکہ کا صدر بنے ہوئے 2 دن ہوئے ہیں. بھینکر ایکشن میں بندہ, اور وعدے سے بھی مکرنے لگے. کہا تھا جنگ رکوائیں گے, پہلے سیٹلرز پر سے سینکشن ہٹا لیا, وہ جو وائلنٹ سیٹلرز ہیں ویسٹ بینک. اب پوتن کو جھٹکا دینے کے پلان تیار کر لیے ہیں. ولادیمیر پوتن اور ان کی حکومت, یا یوں کہیں کہ روس پر نئے سینکشنز لگانے کا اعلان کر سکتے ہیں ٹرمپ. پہلے تو دھمکی دی ہے, اور دھمکی سے وہ کام کرتے ہیں کہ میری بات مان لو ورنہ پھر یہ ہوگا, سمجھے. تو اب وہ نئے سینکشنز لگائیں گے, نئے پابندیاں لگائیں گے روس پر. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کیو کو یعنی یوکرین کو نئے اور گھاتک ہتھیار بھیج سکتے ہیں. اور اس کانفلکٹ میں اب مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کا رول اور زیادہ بڑھ جائے گا, کیونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بن چکے ہیں. واشنگٹن ول آلسو بی لوکنگ انٹو دی پاسبلٹی آف سینڈنگ ایڈیشنل ویپنز ٹو کیو. خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم اور ایڈیشنل ہتھیار بھیج سکتے ہیں یوکرین کو. ایک خبر یہ ہے, اور ایک خبر میں نے دیکھا
اس طریقے کی بھی خبریں ہوتی ہیں سوشلی جڑی ہوئی سماج سے. عراق کے ایم پیز نے، ممبر آف پارلیمنٹس نے 9 سال کے بچوں کی شادی کا دروازہ کھول دیا ہے. پہلے وہاں پر شادی کی عمر لڑکا اور لڑکی کی 18 سال تھی، کم سے کم ہونی چاہیے. خاص معاملوں میں اجازت لے کر عدالت سے اور باقی اتھارٹیز سے 15 سال کی عمر میں شادی کر سکتے تھے. لیکن جو نئے انہوں نے ڈیمانڈز کی ہیں ان کو جو مانا جا رہا ہے یا مان لیا گیا ہے، اس کے اکارڈنگ 9 سال کی لڑکیوں کی شادی ہو سکتی، کیونکہ بہت سے دھارمک گروہ جو یہاں پر ہیں عراق میں، ان کا یہ ماننا ہے کہ 9 سال کی بچی کی شادی کی جا سکتی ہے. اب ضروری تھوڑی ہے کہ 9 میں ہی کرنا ہے یار. 9 سال میں بچے نے خود کیا دیکھا ہوتا ہے، اس کی تو یاد بننا شروع ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. دنیا بھر کی خبریں آپ دیکھ رہے تھے.